तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेड वन नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि कुछ दिनों पहले ही हमें देखने को मिली थी और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर इसे रिलीज़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये आ चुकी हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपके लिए वापस से लेकर आया हूँ, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। रेड वन 2024 की अमेरिकी क्रिसमस एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जेक कास्टन ने किया है और क्रिस मॉर्गन ने इसे लिखा है। यह फिल्म हीराम गार्सिया की मूल कहानी पर आधारित है। इसमें ड्वेन जॉनसन, क्रिस इवांस, लूसी लियू, जेके सिमंस, कीरन शिप्का, बोनी हंट, निक क्रोल, क्रिस्टोफर हिवजू और वेस्ली किमेल ने अभिनय किया है। फिल्म में उत्तरी ध्रुव सुरक्षा के प्रमुख कैलम ड्रिफ्ट जॉनसन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपहृत सांता क्लॉज सिमंस का पता लगाने के लिए हैकर जैक ओमेली इवांस के साथ मिलकर काम करते हैं। अमेजन एमजीएम स्टूडियो, 7 बक्स प्रोडक्शंस, क्रिस मॉर्गन प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी द्वारा निर्मित 7-8 रेड वन को क्रिसमस थीम वाली एक्शन फिल्म फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म के रूप में देखा जाता है। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और फरवरी 2023 में समाप्त हुई, जिसमें अटलांटा सहित फिल्मांकन स्थान शामिल है। रेड वन को पहली बार 6 नवंबर 2024 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और 15 नवंबर को मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म ने 200 से $250 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में 181.8 मिलियन की कमाई की है और इसे आलोचकों से ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा मिली है। कथानक मोरा पौराणिक निरीक्षण और बहाली प्राधिकरण एक गुप्त बहुपक्षीय सैन्य संगठन है जो पौराणिक प्राणियों और मानवता के बीच एक गुप्त शांति संधि की देखरेख और सुरक्षा करता है। कैलम ड्रिफ्ट एल्फ प्रवर्तन रसद और किलेबंदी के कमांडर, सांता क्लॉज के सुरक्षा विस्तार के प्रमुख, एक आखिरी क्रिसमस रन के बाद सेवानिवृत्त होने का अनुरोध करते हैं क्योंकि वह दुनिया में बढ़ते शरारती व्यवहार से मोहभंग हो गए हैं, जिसका उदाहरण सांता की शरारती सूची में वृद्धि है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक ब्लैक ऑप्स टीम उत्तरी ध्रुव परिसर में घुस जाती है और सांता का अपहरण कर लेती है। कैलम ने अपहरण के बारे में निर्देशक जो हार्लो को सूचित किया और उनकी टीम ने पता लगाया कि उत्तरी ध्रुव के गुप्त स्थान को जैक ओमेली ने समझौता कर लिया था, जो एक भारे का ब्लैक हैट हैकर है जो दुनिया में कुछ भी खोजने में सक्षम होने का दावा करता है, जो पूछताछ के लिए जैक को पकड़ लेती है। लंबे समय से सांता पर संदेह करने वाला जैक बताता है कि उसे नहीं पता था कि उसने जो जानकारी है की थी वह सांता से संबंधित थी और उसने इसे केवल एक अनाम खरीदार को भेज दिया था, जो जैक को उसके भुगतान को दोगुना करने की पेशकश करती है यदि वह सांता को खोजने में उनकी मदद करता है और उसके अंदर एक ट्रैकर रखता है। कैलम अनिच्छा से जैक के साथ मिलकर सांता को खोजने के लिए टेड का पता लगाता है, जो दलाल है जिसने जैक और अरूबा में अपहरणकर्ता के बीच सौदा तय किया था। टेड उन्हें बताता है कि अपहरणकर्ता सर्दियों की चुड़ैल ग्रीला है। ग्रीला अपने नाम से उनकी बातचीत के बारे में जान जाती है और उन्हें खत्म करने के लिए अपने स्नोमैन गुर्गों को भेजती है। हालांकि कैलम और जैक उन्हें हरा देते। कैलम को संदेह है कि ग्रीला शायद सांता के अलग हुए दत्तक भाई क्रैम्पस के साथ काम कर रही है, जो ग्रीला का पूर्व प्रेमी भी है और जिसने नॉटी लिस्ट बनाई है। कैलम और जैक क्रैम्पस की मांद में घुस जाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। कैलम अपने भाई की मदद करने के लिए क्रैम्पस से अपील करता है, जो उसे याद करता है, लेकिन क्रैम्पस मना कर देता है। वह बताता है कि ग्रीला उसके पास ग्लासकेफिग, एक जादुई कैद करने वाली बर्फ की दुनिया को वापस पाने के लिए आई थी। जाने की अनुमति दिए जाने के बावजूद जैक रुक जाता है और क्रैम्पस को कैलम के साथ क्रैम्पस चैप खेलने के लिए राजी करता है, जिसके दौरान जैक कैलम के जादुई गॉन्टलेट को वापस पा लेता है और उसे वापस कर देता है, जिससे दोनों भाग जाते हैं। ग्रीला और उसके बेटे सांता को एक तिजोरी में रखते हैं जो उसके जादू को छीन लेती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। ग्रीला ग्लासकेफिग की नकल करती है
और दुनिया से हर उस शरारती बच्चे को हमेशा के लिए कैद करके बाहर निकालने का इरादा रखती है जो कभी शरारती सूची में रहा। वह जैक और उसके अलग हुए बेटे डायलन पर बर्फ के गोले का परीक्षण करती है। वह उनमें से प्रत्येक को एक बर्फ का गोला भेजती है जो उन्हें कैद कर लेता है और अपनी मांद में वापस लौट जाता है। जैक और डायलन एक दूसरे के बगल में अपने बर्फ के गोले के अंदर एक दिल से बातचीत करते हैं जो उन्हें अच्छा बनाकर बर्फ के गोले को तोड़ देता है और उन्हें मुक्त कर देता है। उसके अंदर एक ट्रैकर का उपयोग करने के बाद जो और कैलम जैक को उत्तरी ध्रुव परिसर में पाते हैं और महसूस करते हैं कि ग्रीला, उसकी टीम और सांता कभी उत्तरी ध्रुव से बाहर नहीं गए। उन्हें यह भी पता चलता है कि ग्रीला की शेपशिफ्टर्स की टीम ने परिसर पर कब्जा कर लिया है। वे उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं और कैद श्रीमती क्लॉस और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों को मुक्त करते हैं। सांता की पुरानी कार्यशाला में उन्हें जैक और डायलन और खिलौनों की नकल करने वाले उपकरण मिलते हैं जिनका उपयोग ग्रीला ने बर्फ के गोले बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया था। चूंकि उत्तरी ध्रुव के उपकरण सांता की शक्तियों पर निर्भर करते हैं, इसलिए ग्रीला बेहोश सांता के साथ बर्फ के गोले वितरित करने के लिए अपनी स्लेज का उपयोग करके जाने की तैयारी करता है। लड़ाई शुरू होती है और ग्रीला को कैलम और जैक द्वारा रोका जाता है, क्रैम्पस की सहायता से, जो मदद करने के लिए आता है। सांता ठीक हो जाता है, ग्रीला को हरा देता है और उसे अपने बर्फ के गोले में से एक के अंदर बंद कर देता है। सांता अपने भाई को स्वीकार करता है जबकि ग्रीला को जो की हिरासत में ले लिया जाता है। हर कोई क्रिसमस की पूर्व संध्या पर होने वाली दौड़ के लिए तेजी से तैयारी करता है। सांता जैक और डायलन को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे वे स्वीकार कर लेते हैं। सफल दौड़ के दौरान कैलम जैक को अपने आश्चर्य को पुनः प्राप्त करते हुए और डायलन के साथ संबंध बनाते हुए देखता है। इससे उसका विश्वास फिर से बहाल होता है और उसे रिटायर न होने के लिए राजी करता है। गालना जैकब कास्तान, जन्म 28 अक्टूबर 1974, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और अभिनेता है। उन्हें वॉक हार्ड, द डेवी कॉक स्टोरी 2007, बैड टीचर 2011, सेक्स टेप 2014, जुमांजी, वेलकम टू द जंगल 2017, जुमांजी, द नेक्स्ट लेवल 2019 और रेड 1 2024 के निर्देशन के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन जैकब कास्दान का जन्म डेट्रॉयट में मेग नी गोल्डमैन नामक लेखिका और लॉरेंस कास्दान नामक लेखक और निर्देशक के घर हुआ था। जैकब एक यहूदी परिवार में पले बड़े, जहां उनकी धार्मिक शिक्षा बहुत कम थी। उनके छोटे भाई जॉन कास्दान भी फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक अभिनेता और लेखक के रूप में काम करते हैं। आजीविका जैक कास्टन ने 8 फिल्मों का निर्देशन किया है। जीरो इफेक्ट 1998, ऑरेंज काउंटी 2002, द टीवी सेट 2006, वॉक हार्ड, द डेवी कॉक स्टोरी 2007, बैड टीचर 2011, सेक्स टेप 2014, जुमांजी, वेलकम टू द जंगल 2017, जुमांजी, द नेक्स्ट लेवल 2019 और रेड 1 2024। उन्होंने टेलीविजन में भी काम किया है, विशेष रूप से जूड अपाटो के साथ फ्रीक्स एंड गीक्स पर एक सलाहकार निर्माता और निर्देशक के रूप में और अनडिक्लेयर्ड पर एक निर्देशक के रूप में। उन्होंने कई स्टेज प्रोडक्शन का निर्देशन किया है। वह जॉन ग्रिशम के उपन्यास केलिको जो के एक पारिवारिक फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने वाले हैं। 2008 में कास्दान को वॉक हार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अपना पहला गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। जॉन सी रेली, अपाटो और मार्शल क्रेनशॉ के साथ साझा किया गया, लेकिन इनटू द वाइल्ड, एडी वेडर द्वारा लिखित, से गारंटीड से हार गए। एक बच्चे के रूप में कास्दान ने अपने पिता की फिल्मों जैसे द बिग चिल और सिल्वरेडो में अभिनय किया। पहली फिल्म में वह एक अंतिम संस्कार में ऑटोग्राफ मांगने वाले की भूमिका में है और दूसरी फिल्म में एक अस्तबल के लड़के की भूमिका में है। न्यू गर्ल की सफलता के बाद कास्दान ने घोषणा की कि 11 जुलाई 2012 को
उन्होंने अपने स्वयं के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए डिटेक्टिव एजेंसी के माध्यम से 20वीं शताब्दी फॉक्स टेलीविजन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 3 फरवरी 2015 में फॉक्स ने घोषणा की कि उसने कॉमेडी द ग्राइंडर के लिए एक पायलट को हरी झंडी दे दी है, जिसका निर्देशन कास्दान द्वारा किया जाएगा और इसमें रॉब लोवे अभिनय करेंगे। 26 मार्च 2019 को डिटेक्टिव एजेंसी के निर्माता साझेदार कास्दान और मेलविन मार ने फिर से काम किया और 20वीं शताब्दी फॉक्स टेलीविजन पर एक नए समग्र सौदे पर हस्ताक्षर किए। 5 अक्टूबर 2021 में यह घोषणा की गई थी कि डिज्नी प्लस ने ग्राफिक उपन्यास अमेरिकन बॉर्न चाइनीज के टेलीविजन रूपांतरण के लिए एक सीरीज ऑर्डर दिया था। इसका निर्माण 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन द्वारा किया जाएगा, जिसमें केल्विन यू और चार्ल्स यू लेखक और कार्यकारी निर्माता होंगे, मार्विन मार और कास्तान कार्यकारी निर्माता होंगे और डेस्टिन डैनियल क्रेटन निर्देशक और कार्यकारी निर्माता होंगे। 6 हाल ही में उन्होंने एबीसी में कार्यस्थल कॉमेडी पायलट XYZ के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 7 व्यक्तिगत जीवन। कास्दान की शादी द बर्ड एंड द बी की गायिका गीतकार इनारा जॉर्ज से हुई है। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें जुड़वा बच्चे ब्यू और लोरेली कास्दान और बड़ा बेटा ओटिस कास्दान शामिल है। 8 फिल्मोग्राफी। पतली परत। निदेशक वर्ष शीर्षक निदेशक निर्माता लेखक 1998 शून्य प्रभाव हा 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 2002 नारंगी प्रदेश हा नहीं नहीं 2006 टीवी सेट हा 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 2007 वॉक हार्ड द डेवी कॉक्स स्टोरी हा 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 2008 किरणों के रंग नहीं कार्यकारिणी नहीं। उन्होंने फिल्म थैंक यू फॉर स्मोकिंग 2005 में बीआर की भूमिका निभाई और जूनो 2007 में शीर्षक चरित्र के पिता मैकगफ के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की गई। सिमंस ने सैम रेमी की तीनों स्पाइडरमैन फिल्मों में 16 साथ ही स्पाइडरमैन 3 के विस्तारित वीडियो गेम रूपांतरण में समाचार पत्र डेली बुगल के प्रधान संपादक जे. जोना जेमसन की भूमिका निभाई। 17 2008 में उन्होंने बर्न आफ्टर रीडिंग में एक CIA सुपीरियर की भूमिका निभाई और पोस्टल में कैंडिडेट वेल्स के रूप में दिखाई दिए। वह आई लव यू मैन में पॉल रूड के चरित्र के पिता के रूप में भी दिखाई दिए। 18 2011 से 2018 तक सिमंस एडल्ट स्विम स्टॉप मोशन सीरीज रोबोट चिकन के लिए प्राइम टाइम वॉयस एक्टर थे। सिमंस ने पिछले कुछ सालों में कई किरदारों के लिए अलग अलग आवाजें दी है। उदाहरण के लिए उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में से एक वर्नोन शिलिंगर 2011 में एक एपिसोड के लिए था। 19 2011 और 2014 में उन्होंने 2 एपिसोड में विभिन्न दृश्यों के लिए मास्टर चीफ की आवाज भी दी। अंत में 2018 में उन्होंने एक एपिसोड के लिए व्यापक रूप से जाने-माने जे. जोना जेमसन की आवाज दी। 2007 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सीमंस ने अपने दोस्त जेसन रीटमैन द्वारा निर्मित या निर्देशित कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें थैंक यू फॉर स्मोकिंग, जूनो, अप इन द एयर और जेनिफर्स बॉडी शामिल है। 2013 में रीटमैन की फिल्म लेबर डे में मिस्टर जर्विस के रूप में उनकी एक छोटी भूमिका थी। उन्होंने 2012 की निक्लोडियन सीरीज द लीजेंड ऑफ कोरा में एयरबेंडिंग मास्टर और आंग और कटारा के बेटे तेंजिन की आवाज दी, जो 2005 की निक्लोडियन सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर की अगली कड़ी है। उन्होंने ग्रोइंग अप फिशर में अंधे वकील मेल फिशर की भूमिका निभाई। 2015 से 2016 तक उन्होंने दूसरे सीजन के लिए डिज्नी एक्सरी कार्टून सीरीज ग्रेविटी फॉल्स 2014 की ड्रामा फिल्म व्हिप्लैश में सीमंस ने टेरेंस फ्लेचर की भूमिका निभाई, जो काल्पनिक शेफर कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में एक बेहद मांग करने वाला और अपमानजनक बैंड लीडर था, जो अपने छात्र एंड्रयू नीमन, माइल्स टेलर को धमकाता और बहलाता है। सीमंस के प्रदर्शन के लिए व्यापक प्रशंसा में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार जीतना शामिल था। 22 रोलिंग स्टोन ने कहा, सीमंस के लिए ऑस्कर के लिए ढोल पीटे।
शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने कहा, सीमंस ने साल का सबसे यादगार प्रदर्शन किया है। 23 एंटरटेनमेंट वीकली ने प्रतिक्रिया को यह कहकर अभिव्यक्त किया कि सीमंस के प्रदर्शन की सार्वभौमिक प्रशंसा हुई है। 11 जनवरी 2015 को सीमंस ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 25 और उन्होंने 22 फरवरी 2015 को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। 26 जनवरी 2015 में सीमंस को फिल्म कोंग स्कल आइलैंड में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया था। 27 हालांकि बाद में वह और माइकल कीटन फिल्म से बाहर हो गए। 28 सीमंस ने अपने लाइव एक्शन काम के साथ साथ बड़ी संख्या में वॉयस ओवर भूमिकाएं निभाईं। इनमें से कई रेमी की स्पाइडरमैन फिल्मों में उनके जोना जेमसन के चरित्र से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें द सिम्पसंस के 18वें सीजन के एपिसोड में 2 अखबार के संपादकों की आवाजें शामिल है। अनाम होने पर यह पात्र स्पष्ट रूप से जेमसन का अनुकरण करने के लिए है। 1 जेमसन की उपस्थिति को धारण करते हुए स्पाइडरमैन की तस्वीरें मांगता है, फिर जब उसे याद दिलाया जाता है कि वह एक कविता पत्रिका में काम करता है, तो स्पाइडरमैन के बारे में कविताएं मांगता है। 29 इसी तरह सीमंस 2015 में वह ग्रीक ड्रामा फिल्म वर्ल्ड्स अपार्ट में जर्मन प्रवासी सेबेस्टियन के रूप में दिखाई दिए। 2016 में सीमंस ने 2 एनिमेटेड फिल्मों में अपनी आवाज दी, कुंग फू पांडा 3 में प्रतिपक्षी काई और जूटोपिया में मेयर लायनहार्ट की आवाज दी। 30-31 सीमंस ने एनिमेटेड सीरीज द एवेंजर्स, अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज, अल्टीमेट स्पाइडरमैन, एवेंजर्स असेंबल और हल्क एंड द एजेंट्स ऑफ स्मैश में जोना जेमसन की आवाज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 19 दोस्त रीटमैन की फिल्म यंग एडल्ट में उन्होंने वॉइसमेल की एक श्रृंखला के माध्यम से नायक के बॉस की आवाज दी। उन्होंने जस्टिस लीग अनलिमिटेड में जनरल वेर ईलिंग की आवाज भी दी। 19 उन्होंने टॉम क्लैंसी के नेट फोर्स पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट के लिए एक ऑडियो बुक रिकॉर्ड की। 2016 में सीमंस ने फिल्म पैट्रियट्स डे में वाटरटाउन पुलिस सार्जेंट जेफरी पुगलिस का किरदार निभाया। 32 उन्होंने 2017 से 2019 तक साइंस फिक्शन थ्रिलर काउंटरपार्ट में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने हॉवर्ड सिल्क और हॉवर्ड सिल्क प्राइम की दोहरी भूमिकाएं निभाईं। 2017 में सीमंस ने जॉस व्हेडन की फिल्म जस्टिस लीग में कमिश्नर जेम्स गॉर्डन की भूमिका निभाई, जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का हिस्सा है। वह जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग 2021 के निर्देशक के कट के लिए पुरालेख फुटेज में फिर से दिखाई दिए। 33-34 सीमंस ने 2022 की रिलीज रद्द होने से पहले पूरी हो चुकी बैटगर्ल फिल्म में भूमिका को दोहराते हुए दृश्य फिल्माए। 35-36 उन्होंने सुपरमेंशन के एक एपिसोड में खुद की आवाज दी। 37 टेलीविजन विज्ञापनों के क्षेत्र में सिमंस को पीले रंग की एम की आवाज के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, एक भूमिका जो उन्होंने 1996 से निभाई है, जॉन गुडमैन की जगह। 38 उन्होंने फिलिप्स नोरेल को रेजर के लिए वॉयस ओवर का काम भी किया है। लाइव एक्शन में उन्हें 2010 से फार्मर्स इंश्योरेंस ग्रुप के विज्ञापनों में यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मर्स के प्रोफेसर नाथनियल बर्ग के रूप में दिखाया गया है। 39 2017 में सीमंस ने सीजन 10 में स्नूज यू लूज एपिसोड के लिए कंडक्टर मेस्ट्रो मैकेरल के स्पंजबॉब स्क्वायरपेंट्स में एक भूमिका के लिए एक छोटा सा कैमियो किया था। 40 2019 में सीमंस ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में जोना जेमसन की अपनी भूमिका को दोहराया। मिड क्रेडिट सीन में एक कैमियो के रूप में वह लू फेरिग्नो के बाद हल्क की आवाज के रूप में गैर और MCU दोनों फिल्मों में एक ही चरित्र को चित्रित करने वाले दूसरे अभिनेता है। 41-42 वह 2019 की वेब सीरीज द डेली बगल और फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज और स्पाइडरमैन नो वे होम में भूमिका में लौटते हैं, दोनों 2021 में रिलीज होंगी। 43
साथ ही 2022 की फिल्म मॉर्बियस, जो कि थिएट्रिकल रिलीज से काटे गए एक दृश्य में है। 44 2020 में उन्होंने पुलिस सिटकॉम ब्रुकलिन 99 में फ्रैंक डिलमैन के रूप में अतिथि भूमिका निभाई थी। 45 उन्होंने नेटफ्लिक्स लिमिटेड सीरीज डॉक्यूमेंट्री कोरोना वायरस एक्सप्लेन्ड 46 का भी वर्णन किया और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित विज्ञानफाई कॉमेडी पाम स्प्रिंग्स में सहअभिनय किया, जिसका प्रीमियर जनवरी में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में और जुलाई में हुलू पर हुआ था। 47 ड्वेन जॉनसन, कैलम ड्रिफ्ट, सेंट निकोलस के उत्तरी ध्रुव सुरक्षा प्रमुख। क्रिस इवांस, जैक ओमेली, एक हैकर और इनाम शिकारी। वायट हंट, बाल जैक के रूप में। लूसी लियू, जो हार्लो। जे.के. सिमंस, सांता क्लॉज के रूप में। किरनान शिप्का, ग्रीला के रूप में। बोनी हंट, श्रीमती क्लॉस। रेनाल्डो फेबरले, एजेंट गार्सिया की आवाज के रूप में। 9 एक मानवरूपी ध्रुवीय भालू एजेंट। क्रिस्टोफर हिवजू, क्रैम्पस। निक क्रोल, टेड के रूप में। वेस्ले किमेल, डायलन, जैक का बेटा। मैरी एलिजाबेथ एलिस, ओलिविया के रूप में, जैक की पूर्व साथी। मार्क इवान जैक्सन, अंकल रिक के रूप में। जेना कनेल, क्रैम्पस गेस्ट के रूप में। गुरशर्न आर्य, ड्रेको के रूप में। मॉल में इन्फ्लुएंसर के रूप में, जॉन रुडनिट्स्की। उत्पादन विकास 7 बक्स प्रोडक्शंस में हीराम गार्सिया ने फिल्म के लिए विचार तैयार किया। 10 जिसे क्रिस मॉर्गन ने जेक कास्टन के निर्देशन के लिए एक पटकथा के रूप में विकसित किया। 11 क्रिस इवांस जनवरी 2022 में कलाकारों में शामिल हुए। 12 सितंबर 2022 में कीरन शिप्का को कलाकारों में जोड़ा गया। 13 लूसी लियू, मैरी एलिजाबेथ एलिस, जे.के. सिमंस, निक क्रोल, क्रिस्टोफर हिवू, वेस्ले किमेल और बोनी हंट अगले महीने कलाकारों में शामिल हुए। एलिस ने इंस्टाग्राम पर अपनी और सीमंस की भागीदारी का खुलासा किया। 14, 15, 16, 17 ड्वेन जॉनसन को उनकी भागीदारी के लिए $50 मिलियन का भुगतान किया गया था। 18 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में अटलांटा में शुरू हुई और फरवरी 2023 में पूरी हुई। 15, 19 जॉनसन के साथ फिल्मांकन में समस्याएं आईं, जो अपने दृश्यों को फिल्माने के लिए औसतन 7 से 8 घंटे देरी से आते थे और कई दिनों की शूटिंग से चूक जाते थे। इन देरी ने कथित तौर पर बजट को $50 मिलियन बढ़ाकर कुल $250 मिलियन कर दिया, जिस पर गार्सिया ने विवाद किया। 4 जॉनसन ने बाद में सेट पर बोतलों में पेशाब करने के साथ साथ अक्सर देरी करने की बात स्वीकार की, लेकिन इवांस और कास्टन ने उनका बचाव किया। 20, 21 मुक्त करना रेड 1 को मूल रूप से क्रिसमस 2023 के समय प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में रिलीज किया जाना था। 22, 2023 SAG-AFTRA हड़ताल के कारण रिलीज को 20 दिसंबर 2023 से 15 नवंबर 2024 तक के लिए टाल दिया गया। साथ ही फिल्म को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 23, 24, 25 जॉनसन ने रेड 1 की मुख्य फोटोग्राफी के दौरान ओपेनहाइमर की आईमैक्स स्क्रीनिंग देखने के बाद रेड 1 को आईमैक्स में रिलीज करने के लिए जोर दिया। जॉनसन ने सोचा कि आईमैक्स प्रारूप में रेड 1 गेम ओवर होगा। 26 अमेजन MGM स्टूडियो ने संयुक्त राज्य अमेरिका में वितरण को संभाला, जबकि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स ने फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय रिलीज को संभाला। 27 यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में इसे 6 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 28 लैटिन अमेरिका में इसे 7 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 29, 31 अक्टूबर 2024 से प्री रिलीज एडवांस स्क्रीनिंग शुरू होगी। 30 रेड 1 का फुटेज पहली बार अप्रैल 2024 में सिनेमाकॉन में जॉनसन के प्रचारक द्वारा चुने गए पत्रकारों को दिखाया गया था, लेकिन उन्हें जो कुछ भी देखा उसके बारे में लिखने की अनुमति नहीं थी। 4 रेड 1 को प्राइम वीडियो पर 12 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 31 स्वागत बॉक्स ऑफिस 25 दिसंबर 2024 तक रेड 1 ने संयुक्त राज्य अमेरिका
और कनाडा में 95.4 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 86.4 मिलियन डॉलर की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 181.8 मिलियन की कमाई हुई है। 6.5 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रेड वन को 4032 सिनेमाघरों से 30-35 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। कुछ स्वतंत्र स्रोतों ने इसकी शुरुआत 25 मिलियन डॉलर से लेकर 40 मिलियन डॉलर तक की भविष्यवाणी की थी। 3.32 फिल्म ने पहले दिन 10.9 मिलियन कमाए, जिसमें रविवार और गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से 3.7 मिलियन डॉलर शामिल थे। यह बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहते हुए 32.1 मिलियन डॉलर से शुरू हुई। 2 फिल्म के कमजोर पूर्वावलोकन प्रदर्शन के बाद वैरायटी ने निष्कर्ष निकाला कि 250 मिलियन डॉलर के भारी बजट और विपणन लागतों के साथ रेड वन को बॉक्स ऑफिस पर लाभदायक हिट बनने के लिए क्रिसमस के चमत्कार की आवश्यकता होगी। 33, 34, 35 अपने तीसरे सप्ताहांत में फिल्म ने 12.9 मिलियन डॉलर कमाए और 5 दिन के थैंक्सगिविंग फ्रेम में कुल 18.7 मिलियन डॉलर, पिछले सप्ताहांत से सिर्फ 2.5% की गिरावट के साथ, और ग्लेडिएटर द्वितीय, विक्ड और मोआना 2 के पीछे चौथे स्थान पर रही। 36 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 163 आलोचकों की 31% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 4.410 है। वेबसाइट की आम सहमति में लिखा है, चिकनी पैकेजिंग में लिपटी हुई लेकिन छुट्टियों के जादू से पूरी तरह से रहित, रेड वन एक नीरस एक्शन एडवेंचर है। हालांकि रॉटन टोमाटोज ऑडियंस स्कोर ने फिल्म को 5 में से 4.4 स्टार के औसत स्कोर के साथ 90% अनुमोदन रेटिंग दी। 37 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 35 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 34 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 38 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 78% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 57% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 2 द गार्जियन के लिए लिखते हुए पीटर ब्रैडशॉ ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया, इसे गंभीर रूप से निराशाजनक और नीरस भावुकतापूर्ण बताया और निष्कर्ष निकाला कि सामग्री का यह वाणिज्यिक और फार्मूलाबद्ध टुकड़ा एक खिलौना है जिसे बॉक्सिंग डे तक नहीं, बल्कि नवंबर के मध्य तक भुला दिया जाएगा। 39 डेडलाइन हॉलीवुड के ग्लेन गार्नर ने कहा कि यह फिल्म परिवार के अनुकूल छुट्टियों के मनोरंजन के लिए शैलियों को आत्मजागरूक बेतुकेपन की उदार खुराक के साथ मिश्रित करती है, और लिखा, हाँ, यह घटिया है, लेकिन यह फिल्म तब सबसे अच्छी है जब यह घटियापन पर आधारित है। अगर यह आपको चौंकाता है, तो ध्यान रखें कि यह एक क्रिसमस फिल्म है जो मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए है जो डिज्नी प्लस पर MCU को 2 बार देख चुके हैं और उनके माता-पिता को अब राहत की जरूरत है। अभी भी कुछ चुटकुले ठंडे दिल वाले वयस्कों पर लक्षित है, जिन्हें अनिवार्य रूप से पारिवारिक सिनेमा आउटिंग पर घसीटा जाएगा। 40 जोनाथन किम्बल सिमंस, एक जन्म 9 जनवरी 1955, एक अमेरिकी अभिनेता है। उनका करियर स्क्रीन और स्टेज पर 5 दशकों से ज्यादा समय तक फैला हुआ है। सिमंस को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें एक अकादमी पुरस्कार, एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और डेमियन चेजेल की स्वतंत्र फिल्म व्हिप्लैश 2014 में उनकी सहायक भूमिका के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। सिमंस को सैम रेमी की स्पाइडरमैन ट्रायोलॉजी 2002 से 2007 में जे. जोना जेमसन के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने रेमी ट्रायोलॉजी से असंबंधित विभिन्न मार्वल मीडिया में जेमसन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जिसमें कई एनिमेटेड शीर्षक और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्में शामिल है। वह द साइडर हाउस रूल्स 1999, थैंक यू फॉर स्मोकिंग 2005, जूनो 2007, बर्न आफ्टर रीडिंग 2008, अप इन द एयर 2009, जेनिफर बॉडी 2009, ला ला लैंड
2016, जस्टिस लीग 2017, पाम स्प्रिंग्स 2020, जूरर नंबर 2 2024 और रेड 1 2024 जैसी फिल्मों में कई सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए हैं। उन्होंने बीइंग द रिकार्डोस 2021 में विलियम फ्रॉली को चित्रित किया। टेलीविजन पर उन्हें एचबीओ सीरीज ओज 1997 से 2003 में श्वेत वर्चस्ववादी कैदी वर्नोन शिलिंगर की भूमिका निभाने, एनबीसी सीरीज लॉ एंड ऑर्डर 1997 से 2010 में डॉ. एमिल स्कोरा की आवर्ती भूमिका, टीएनटी सीरीज द क्लोजर 2005 से 2012 में सहायक पुलिस प्रमुख विल पोप और स्टारज सीरीज काउंटरपार्ट 2017 से 2019 में हॉवर्ड सिल्क की भूमिका के लिए जाना जाता है। वह फार्मर्स इंश्योरेंस के विज्ञापनों में भी दिखाई दिए। ब्रॉडवे स्टेज पर सिमंस ने 1991 में पीटर पैन के पुनरुद्धार में कैप्टन हुक और 1992 में गाइज एंड डॉल्स के पुनरुद्धार में बेनी साउथ स्ट्रीट की भूमिका निभाई। एक आवाज अभिनेता के रूप में उन्हें 1996 से विज्ञापनों में पीली M&M की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वीडियो गेम पोर्टल 2011 में केव जॉनसन, जनरेटर रेक्स 2010 से 2013 में व्हाइट नाइट, द लीजेंड ऑफ कोरा 2012 से 2014 में तेंजिन, ग्रेविटी फॉल्स 2015 से 2016 में स्टैनफोर्ड फोर्ट पाइन्स, कुंग फू पांडा 3 2016 में काई, जूटोपिया 2016 में मेयर लियोडोर लायनहार्ट, किम पॉसिबल 2002 से 2007 में मार्टिन स्मार्टी, क्लॉस 2019 में शीर्षक चरित्र, इनविंसिबल 2021 वर्तमान में नोलन ग्रेसन बटा, ओमनी मैन। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सीमंस का जन्म 9 जनवरी 1955 को 3 ग्रॉस पॉइंट, मिशिगन में 4 पैट्रिशिया नी किम्बल के बेटे, जो एक प्रशासक, और डोनाल्ड विलियम सीमंस, पार्सेल्स मिडिल स्कूल में एक संगीत शिक्षक 5 थे, के घर हुआ था। 3 बच्चों में से एक 6 सीमंस ने ग्रॉस पॉइंट वुड्स में फेरी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। 7 1965 में जब वे 10 साल के थे तो उनका परिवार कोलंबस, ओहियो के एक उपनगर वर्थिंगटन, ओहियो चला गया। 4 1970 से 1972 तक उन्होंने वर्थिंगटन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने नाटक, फुटबॉल और गाना बजाने वालों में भाग लिया। 4 छोटे सीमंस ने 1978 में संगीत में कला स्नातक की डिग्री के साथ मोंटाना विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 9 10 11 कॉलेज के दौरान वह संगीतोन्मुख बिरादरी फी म्यू अल्फा सिम्फोनिया का सदस्य बन गया। सीमंस 1977 से 1982 तक विभिन्न भूमिकाओं में बिग फोर्क, मोंटाना में बिग फोर्क समर प्लेहाउस में दिखाई दिए। बाद में वह सिएटल चले गए और सिएटल रिपर्टरी थिएटर का सदस्य बन गए, जहां उनकी मुलाकात उनके सबसे अच्छे दोस्त माइकल स्मिथ से हुई। 9 सीमंस को अंततः 1992 में ब्रॉडवे पर अपनी पहली भूमिका मिली। 12 आजीविका अवस्था। ब्रॉडवे पर सीमंस ने 1992 में गाइज एंड डॉल्स के पुनरुद्धार में बेनी साउथ स्ट्रीट की भूमिका निभाई। 2 1994 में उन्होंने वैगन ओपेरा व्यंग्य दास बारबेक्यू में कई भूमिकाएं गाईं। 9 उन्होंने ह्यूस्टन ग्रैंड ओपेरा के साथ कैरोसेल के पुनरुद्धार में जिगर की भूमिका भी निभाई और 1987 के ऑफ ब्रॉडवे संगीत बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में अभिनय किया। ब्रॉडवे पर अपने समय के दौरान सीमंस ने पीटर पैन 1991 से 1992 में कैप्टन हुक की भूमिका भी निभाई। 13 फिल्म और टेलीविजन। सीमंस ने लाइव एक्शन टेलीविजन भूमिका में अपनी पहली उपस्थिति पोपे डॉयल शो में दिखाई, जिसमें वे एक गश्ती अधिकारी के रूप में दिखाई दिए। अगले वर्ष सीमंस ऑल माई चिल्ड्रन में आरसीएमपी सार्जेंट के रूप में दिखाई दिए। उनकी अधिक उल्लेखनीय भूमिकाओं में डॉ. एमिल स्कोरा एक पुलिस मनोचिकित्सक है, जिनकी भूमिका सीमंस ने लॉ एंड ऑर्डर और न्यूयॉर्क अंडरकवर के 4 में से 3 अवतारों में निभाई थी, और जेल ड्रामा ओज में क्रूर नवनाजी कैदी वर्नोन शिलिंगर की भूमिका निभाई थी। 14 वह 3
द डेल अर्नहार्ड स्टोरी में रेसकार चालक डेल अर्नहार्ड के पिता राल्फ अर्नहार्ड की भूमिका में दिखाई दिए और द क्लोजर सीरीज में एलएपीडी के सहायक प्रमुख विल पोप की भूमिका में भी दिखाई दिए। रेजिंग होप शो में वह बर्ट चांस के भाई ब्रूस चांस की भूमिका निभाते हैं। स्कोरा के रूप में लॉ एंड ऑर्डर कास्ट में शामिल होने से पहले सीमंस होमिसाइड लाइफ ऑन द स्ट्रीट में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर क्रॉसओवर एपिसोड में एक अपराधी की भूमिका निभाई। अन्य भूमिकाओं में टेलीविजन सिटकॉम अरेस्टेड डेवलपमेंट में एक आर्मी जनरल और 1995 में असली निक्लोडियन सीरीज द एडवेंचर्स ऑफ पीट एंड पीट में डैन द बार्बर की भूमिका शामिल है। 2014 से 2020 तक सीमंस ने एनिमेटेड शो बोजैक हॉर्समैन में लेनी टर्टेलटब की आवाज दी। 2021 में सीमंस ने एनिमेटेड शो इनविंसिबल में ओमनीमैन के लिए आवाज दी। गोलियत के चौथे सीजन में एक परिवार के स्वामित्व वाली और संचालित दवा कंपनी के सीईओ जॉर्ज जैक्स की भूमिका निभाई और सैन्य विज्ञान कथा फिल्म द टुमारो वॉर में भी दिखाई दिए। 2021 में सीमंस एनिमेटेड शो द ग्रेट नॉर्थ में माउंटेन मैन टस्क जॉनसन की आवाज थे। 2021 में सीमंस ने अमेजन मूवी बीइंग द रिकार्डोस में विलियम फ्रॉली को चित्रित किया, जिसके लिए उन्हें अपना दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। 2024 में सीमंस ने हॉलिडे मूवी रेड 1 2024 में सांता क्लॉज की भूमिका निभाई। वीडियो गेम 2005 में सिमंस ने स्पाइडरमैन 2 द वीडियो गेम के पीएसपी संस्करण के लिए एक आवाज अभिनेता के रूप में जे. जोना जेमसन की अपनी भूमिका को भी दोहराया। बाद में 2007 में उन्होंने श्रृंखला के अगले गेम स्पाइडरमैन 3 द वीडियो गेम में भी जेमसन के उसी चरित्र को आवाज दी। 2007 में भी सिमंस ने स्टर्न पिनबॉल स्पाइडरमैन में आखिरी बार जेमसन को आवाज देने का फैसला किया। 19 सिमंस वीडियो गेम कमांड एंड कॉन्कर रेड अलर्ट 3 में कम्युनिस्ट विरोधी अमेरिकी राष्ट्रपति हॉवर्ड टी. एकरमैन के रूप में दिखाई देते हैं और 2008 के राष्ट्रपति चुनावों की पैरोडी करने वाले प्रचार विज्ञापनों की एक श्रृंखला में भी दिखाई देते हैं। इन विज्ञापनों में वह खुद को एकरमैन के रूप में अन्य अनाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के विकल्प के रूप में पेश करता है और अगर आप जीना चाहते हैं तो मुझे वोट दे नारे का उपयोग करता है। 2008 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में 43 लोगों ने सिमंस एकरमैन के रूप में को लिखित उम्मीदवार के रूप में वोट दिया। 51 2011 में सीमंस जनरेटर रेक्स एजेंट ऑफ प्रोविडेंस में व्हाइट नाइट के रूप में भी दिखाई दिए। 19 अप्रैल 2011 में वे पोर्टल 2 में एपर्चर साइंस के संस्थापक केव जॉनसन की आवाज के रूप में दिखाई दिए। 52 एक ऐसा प्रदर्शन जिसे खेल के आश्चर्यचकित करने वाले स्टार टर्न के रूप में सराहा गया। 53 सत्यापन विफल उन्होंने 2015 के वीडियो गेम लेगो डायमेंशंस 2022 के वीडियो गेम एपर्चर डेस्क जॉब में केव जॉनसन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 54 और उन्हें डोटा 2 2022 बैटल पास पार्ट 2 के एक उद्घोषक और मेगा किल्स पैक्स का हिस्सा बनने के लिए पेश किया गया। 55 सिमंस ने एम के स्पोकस कैंडी एम शेल शॉक्ड और एम द लॉस्ट फॉर्मूलाज में येलो के लिए आवाज दी। 57 सीमंस 2023 के वीडियो गेम बाल्डर्स गेट 3 में जनरल कैथरिक थॉर्म के रूप में भी दिखाई दिए। 58 सितंबर 2023 में सिमंस ने वीडियो गेम मॉर्टल कॉम्बैट 1 में ओमनीमैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 59 व्यक्तिगत जीवन सिमंस ने 1996 में फिल्म निर्देशक मिशेल शूमाकर से शादी की। 61 उनके 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी ओलिविया 2 फिल्मों द ओनली गुड इंडियन 2009 और आई एम नॉट हियर 2017 में दिखाई दी है, जबकि उनके बेटे जो ने भी कम बजट की फिल्मों में कभी कभार काम किया है। सिमंस ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने अभिनय में उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया। 62 सिमंस डेट्रॉयट टाइगर्स के एक उत्साही प्रशंसक है।
उन्होंने 6 अप्रैल 2015 को ओपनिंग डे के लिए टाइगर्स के लिए औपचारिक पहली पिच फेंकी। 64 और फॉर लव ऑफ द गेम 1999 में टाइगर्स के मैनेजर की भूमिका निभाई। वह ओहियो स्टेट बकीज के भी प्रशंसक है, जिन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष ओहियो में बिताए हैं। 65 वह पुरुषों की संगीत बिरादरी फी म्यू अल्फा सिम्फोनिया के सदस्य है और 1975 में मोंटाना विश्वविद्यालय में उनकी दीक्षा हुई थी। 66 मार्डी ग्रास 2018 के दौरान उन्हें क्रेवे ऑफ बैकुस द्वारा बैकुस का राजा नियुक्त किया गया था। 67 अभिनय श्रेय और प्रशंसा। मुख्य लेख जे.के. सिमंस के प्रदर्शनों की सूची और जे.के. सिमंस द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। लियू ने पहले अपनी कलाकृति अपने चीनी नाम यू लिंग के तहत प्रस्तुत की थी। 30 लियू, जो कई मीडिया में एक कलाकार है, ने अपने कोलाज, पेंटिंग और फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने वाले कई गैलरी शो किए हैं। 31 जब वह 16 साल की थीं, तब उन्होंने कोलाज मिश्रित मीडिया करना शुरू किया और एक फोटोग्राफर और चित्रकार बन गईं। 32 लियू ने 2004 से 2006 तक ड्राइंग, पेंटिंग और मूर्तिकला के लिए न्यूयॉर्क स्टूडियो स्कूल में भाग लिया। 33 सितंबर 2006 में लियू ने एक कला शो आयोजित किया और मुनाफे का अपना हिस्सा यूनिसेफ को दान कर दिया। 34 म्यूनिख में 2008 में उनका एक और शो भी था। उनकी पेंटिंग एस्केप को मोंटेब्लैंक के कटिंग एज आर्ट कलेक्शन में शामिल किया गया था। 33 लियू ने कहा है कि उन्होंने एनवाईसी मिल्क गैलरी शो से होने वाले मुनाफे का अपना हिस्सा यूनिसेफ को दान कर दिया है। 35 लंदन में उनकी पुस्तक 72 से प्राप्त आय का एक हिस्सा यूनिसेफ को गया। 27 2006 की शुरुआत में लियू को दृश्यता के लिए एशियाई उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। 36 उन्होंने 2007 में एमटीवी एग्जिट अभियान के लिए एमटीवी डॉक्यूमेंट्री ट्रैफिक की भी मेजबानी की। 2008 में उन्होंने कंबोडियाई लेखक और मानवाधिकार अधिवक्ता सोमाली मैम के बारे में लघु फिल्म द रोड टू ट्रैफिक का निर्माण और वर्णन किया। फिल्म का निर्देशन केरी गिरविन ने किया था और फोटोग्राफर नॉर्मन जीन रॉय ने सहनिर्माण किया था। इससे डॉक्यूमेंट्री फिल्म रेड लाइट पर निर्माताओं के साथ साझेदारी हुई। 37 2007 में लियू कोड नेम द क्लीनर राइज ब्लड हंटर में दिखाई दी, जो माइकल चिकलिस के साथ एक अलौकिक थ्रिलर है जिसमें लियू एक मरे हुए रिपोर्टर की भूमिका निभाती है। 15 जिसके लिए उन्हें टॉप 50 सेक्सिएस्ट वैम्पायर में 41वें स्थान पर रखा गया था। 39 और वॉचिंग द डिटेक्टिव्स सिलियन मर्फी की सहभिनीत एक स्वतंत्र रोमांटिक कॉमेडी। उन्होंने चार्ली चैन की रीमेक में अपना प्रोडक्शन डेब्यू करने और स्टार बनने की भी योजना बनाई थी, जिसे 2000 की शुरुआत में ही प्लान कर लिया गया था। 2007 में एम्पायर ने लियू को अपने 100 सेक्सिएस्ट मूवी स्टार्स में 96वें नंबर पर रखा। 40 डर्टी सेक्सी मनी के निर्माताओं। 41 लियू ने डिज्नी फेरीज में सिल्वर मिस्ट और कुंग फू पांडा में वाइपर की आवाज दी। 20 मार्च 2010 में लियू ने टोनी पुरस्कार विजेता नाटक गॉड ऑफ कार्नेज में जेफ डेनियल, जेनेट मैकटियर और डायलन बेकर के साथ दूसरे प्रतिस्थापन कलाकारों में एनेट के रूप में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। 42 लियू समलिंग विवाह के लिए विवाह समानता की समर्थक है और 2011 में मानवाधिकार अभियान की प्रवक्ता बनी। 43 उन्होंने विकासशील देशों में शिशुओं और बच्चों में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया और विटामिन और खनिज कुपोषण के व्यापक वैश्विक स्वास्थ्य खतरे का मुकाबला करने के लिए हेज के साथ मिलकर काम किया है। 44 2012 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में लियू। मार्च 2012 में उन्हें एलिमेंट्री के लिए जॉन वॉटसन के रूप में लिया गया था। एलिमेंट्री एक अमेरिकी शर्लक होम्स अनुकूलन है और लियू को जो भूमिका पेश की गई थी वह पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। 45 उन्होंने वॉटसन के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की है, जिसमें पसंदीदा टीवी क्राइम ड्रामा अभिनेत्री के लिए पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स के लिए लगातार 3 नामांकन शामिल है।
उन्होंने लॉस एंजिल्स में पुलिस अधिकारियों और जासूसों के जीवन पर केंद्रित एक टेलीविजन शो साउथलैंड में पुलिस अधिकारी जेसिका टैंग की भूमिका भी निभाई है। चौथे सीजन के दौरान एक आवर्ती अतिथि कलाकार के रूप में 46 उन्हें इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रामा अतिथि अभिनेत्री का क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन पुरस्कार मिला। 47 लियू के अन्य निर्देशकीय क्रेडिट में एलिमेंट्री के 6 एपिसोड, ग्रेसलैंड का 1 एपिसोड। 48 अगस्त 2011 में लियू म्यूजिकल ग्रुप द बुलिट्स के लिए एक कथावाचक बन गईं। 50-51 2013 में लियू को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। 52 लियू को हार्वर्ड के 2016 के कलाकार का नाम दिया गया था। सैंडर्स थिएटर में सांस्कृतिक लय महोत्सव के दौरान वार्षिक हार्वर्ड फाउंडेशन पुरस्कार समारोह में उन्हें हार्वर्ड फाउंडेशन के कला पदक से सम्मानित किया गया। वह जेम्स फ्रैंको और ब्रूस थियरी चेउंग द्वारा निर्देशित पोस्ट एपोकैलिक थ्रिलर फ्यूचर वर्ल्ड में कलाकारों का भी हिस्सा है। 53 उनकी पहली राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2019 की शुरुआत में सिंगापुर के राष्ट्रीय संग्रहालय में आयोजित की गई थी। 54 और इसका शीर्षक अनहोम्ड बिलोंगिंग्स था। 55 अप्रैल 2021 में लियू को सुपरहीरो फिल्म शाजम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में खलनायिका कैलिप्सो के रूप में लिया गया। 56 2022 में उन्होंने वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्म स्ट्रेंज वर्ल्ड में कैलिस्टो माल की भूमिका निभाई। 57 2024 में उन्होंने स्टीवन सोडरबर्ग की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म प्रेजेंस और जेक कसदन की क्रिसमस एक्शन कॉमेडी फिल्म रेड 1 में अभिनय किया। 58 2024 के एक साक्षात्कार में लूसी लियू ने एक आगामी फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में चर्चा की, जिसमें वह एक ऐसी मां की भूमिका निभाएंगी जिसे एक लाइलाज बीमारी है और जिसका बच्चा परेशान है। रोजमीड अस्थायी शीर्षक ए डाइंग मदर्स प्लान नामक फिल्म के 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में रिलीज होने की उम्मीद है। 59-60 व्यक्तिगत जीवन लियू बचपन से ही शाकाहारी रही है। 61-62 लियू ने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया है, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और ताओवाद, और थोड़े समय के लिए कब्लान। उन्होंने कहा है, मैं आध्यात्मिक चीजों में दिलचस्पी रखती हूं, ध्यान या मंत्र या उस तरह की किसी भी चीज से जुड़ी कोई भी चीज। मैंने स्कूल में चीनी दर्शन का अध्ययन किया है। तत्वमीमांसा में कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत आकर्षक लगता है। 16 वह 2004 से चीनी अमेरिकी संगठन कमेटी ऑफ 100 की सदस्य रही है। 63 उनका एक बेटा है, रॉकवेल, जिसका जन्म 2015 में जेस्टेशनल सरोगेट के जरिए हुआ था। 64-65 उन्होंने कहा है कि सरोगेसी उनके लिए सही विकल्प था क्योंकि मैं काम कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि मैं कब रुक पाऊंगी। 66 उन्होंने उसे एक सिंगल पेरेंट के तौर पर पालने का फैसला किया है। 67 वह टाइलेनॉल के हाउ वी फैमिली मदर्स डे कैंपेन में शामिल थीं, जिसमें गैरपारंपरिक परिवारों का जश्न मनाया गया। 68 स्वास्थ्य 1991 में लियू को स्तन कैंसर के डर के बाद सर्जरी करानी पड़ी। उन्होंने कहा, डॉक्टर ने महसूस किया और कहा कि यह कैंसर है और इसे बाहर निकालना होगा। मैं सदमे में चली गई। यह बहुत दर्दनाक था। डॉक्टर की जांच के 2 दिन बाद गांठ को लूसी एलेक्सिस लियू बटा LU बटा जन्म 2 दिसंबर 1968 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। न्यूयॉर्क शहर में चीनी अप्रवासी माता-पिता के घर जन्मी। उनके पुरस्कारों में क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के साथ साथ 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन शामिल है। लियू को फॉक्स की कानूनी कॉमेडी ड्रामा सीरीज एली मैकबील 1998 से 2002 में लिंग वू के रूप में सफल भूमिका मिली। उन्हें एक्शन कॉमेडी फिल्म चार्लीज एंजल्स 2000 और इसके सीक्वल चार्लीज एंजल्स फुल थ्रॉटल 2003 और मार्शल आर्ट्स एक्शन फिल्म किल बिल वॉल्यूम 1 2003 और इसके सीक्वल किल बिल वॉल्यूम 2
2004 में अभिनय करने के लिए और अधिक पहचान मिली। उन्होंने पेबैक 1999, शंघाई नून 2000, शिकागो 2002, लकी नंबर 11 2006, वॉचिंग द डिटेक्टिव्स 2007, द मैन विद द आयरन फिस्ट्स 2012, सेट इट अप 2018, शाजम, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स 2023 और प्रेजेंस 2024 फिल्मों में भी अभिनय किया। लियू ने सीबीएस क्राइम ड्रामा सीरीज एलिमेंट्री 2012 से 2019 में डॉ. जॉन वॉटसन की भूमिका निभाई। उन्होंने कुंग फू पांडा फ्रेंचाइजी 2008 से 2016 की पहली 3 किस्तों में मास्टर वाइपर और टिंकर बेल सीरीज 2008 से 2014 में सिल्वर मिस्ट की आवाज भी दी। उनकी अन्य आवाजों में पीबीएस बच्चों की सीरीज माया एंड मिगुएल 2004 से 2007, एनिमेटेड फिल्में मुलान 2 2004 और स्ट्रेंज वर्ल्ड 2022, साथ ही एनिमेटेड फिल्मों द टेल ऑफ द प्रिंसेस कागुया 2013 और मैजिक वंडरलैंड 2014 के अंग्रेजी और मंदारिन डब संस्करण शामिल है। प्रारंभिक जीवन 1986 में हाई स्कूल के सीनियर छात्र के रूप में लूसी लियू का जन्म न्यूयॉर्क शहर के क्वींसबोरो के जैक्सन हाइट्स पड़ोस में हुआ था। 3-4 हाई स्कूल में उसने एक मध्य नाम एलेक्सिस अपनाया। 5 वह सेसिलिया से पैदा हुए 3 बच्चों में सबसे छोटी है, जो एक बायोकेमिस्ट के रूप में काम करती थी, और टॉम लियू, एक सिविल इंजीनियर जो डिजिटल घड़ी पेन बेचता था। 6 लियू के माता पिता मूल रूप से बीजिंग और शंघाई से आए थे और न्यूयॉर्क में मिलने से पहले वयस्क होने पर ताइवान में आकर बस गए थे। 6, 7, 8 उसका एक बड़ा भाई जॉन, 9, 10, 11, 12 और एक बड़ी बहन जेनी है। 13 जब लूसी और उसके भाई बहन बड़े हो रहे थे तब उसके माता पिता के पास कई नौकरियां थीं। 14 लियू ने कहा है कि वह एक विविधतापूर्ण पड़ोस में पली बढ़ी है। उसने घर पर मंदारिन बोलना सीखा और 5 साल की उम्र में अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया। 15 जब वह छोटी थी तब उसने शौक के तौर पर मार्शल आर्ट कालिएस्क्री मार्शल का अध्ययन किया। 16 लियू ने जोसेफ पुलित्जर मिडिल स्कूल IS 145 में पढ़ाई की और स्टुवेसेंट हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 17 बाद में उसने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और मिशिगन के एन अर्बर में मिशिगन विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गई, जहां वह ची ओमेगा सोरोरिटी की सदस्य थी और उसने एशियाई भाषाओं और संस्कृतियों का अध्ययन किया। 17 आजीविका 19 साल की उम्र में मेट्रो में यात्रा करते समय लियू को एक एजेंट ने खोजा था। परिणामस्वरूप वह एक विज्ञापन में दिखाई दी। 18 बेसमेंट आर्ट्स के छात्र संचालित थिएटर समूह के सदस्य के रूप में। 19 उन्होंने कॉलेज के अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान 1989 में मिशिगन विश्वविद्यालय के एलिस इन वंडरलैंड के निर्माण के लिए ऑडिशन दिया। हालांकि उन्होंने मूल रूप से केवल सहायक भूमिका के लिए प्रयास किया था। 20 लियू को मुख्य भूमिका में लिया गया था। 1990 में संगीत में मिस साइगॉन के ऑडिशन के लिए लाइन में रहते हुए उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, बहुत अधिक एशियाई भूमिकाएं नहीं है और दरवाजे में अपना पैर जमाना बहुत मुश्किल है। 21 मई 1992 में लियू ने टीना चेन द्वारा निर्देशित फेरी बोन्स में अपना न्यूयॉर्क स्टेज डेब्यू किया। 22 लियू को फिल्मों और टीवी में छोटी भूमिकाएं मिली, जो उनकी शुरुआत थी। 1992 में उन्होंने हांगकांग की फिल्म रिदम ऑफ डेस्टिनी में बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की, जिसमें डैनी ली और आरोन क्वोक ने अभिनय किया। 23 1993 में वह एले लॉ के एक एपिसोड में एक चीनी विधवा के रूप में मंदारिन में अपनी गवाही देती हुई दिखाई दी। 24 लियू ने सिटकॉम पर्ल में अभिनय किया, जो एक सीजन तक चला। 1997 में पर्ल के रन के अंत के तुरंत बाद लियू को एली मैकबील में एक भूमिका में लिया गया। लियू ने मूल रूप से नेल पोर्टिया डी रॉसी द्वारा निभाई गई की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था और चरित्र लिंग वू को बाद में उनके लिए विशेष रूप से बनाया गया था। इसके अतिरिक्त
उन्होंने कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड, 25 नामांकन और कॉमेडी सीरीज में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन अर्जित किया। 20 सितंबर 2009 में यूएसएआईडी मानव तस्करी संगोष्ठी में बोलते हुए लियू। 2000 में लियू ने ड्रू बैरीमोर और कैमरन डियाज के साथ चार्लीज एंजेल्स में अभिनय किया। 2001 में लियू ली नेशनल डेनिम डे फंडराइजर की प्रवक्ता थीं, जो स्तन कैंसर अनुसंधान और शिक्षा के लिए धन जुटाती है। 26 2004 में लियू को यूनिसेफ के लिए यूएस फंड का राजदूत नियुक्त किया गया था। 27 उन्होंने कई अन्य देशों के अलावा पाकिस्तान और लेसोथो की यात्रा की। 20 2002 में लियू ने विंसेंजो नटाली के ब्रेनस्टॉर्म में रीटा फोस्टर की भूमिका निभाई। वह क्वेंटिन टारनटिनो की 2003 की फिल्म किल बिल में ओ रेन इशी के रूप में दिखाई दी। टारनटिनो के साथ किल बिल के लिए बातचीत के दौरान दोनों ने हंगेरियन स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री फ्रीडम्स फ्यूरी के निर्माण में मदद की। इसके बाद लियू जॉय के कई एपिसोड में मैट लेब्लांक के साथ नजर आईं, जिन्होंने चार्लीज एंजेल्स फिल्मों में उनके प्रेमी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने फिल्म शिकागो में किट्टी बैक्सटर के रूप में और थ्रिलर डोमिनो में केइरा नाइटली के साथ एक मनोवैज्ञानिक के रूप में भी छोटी भूमिकाएं निभाईं। लकी नंबर 11 में उन्होंने जोश हार्टनेट की मुख्य प्रेमिका की भूमिका निभाई। 3 नीडल्स 1 दिसंबर 2006 को रिलीज हुई। लियू ने जिनपिंग नामक एक HIV पॉजिटिव चीनी महिला की भूमिका निभाई। उन्होंने टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित एनिमेशन TMNT 2007 में केसी जोन्स के चरित्र को आवाज दी। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और द वीनस्टीन कंपनी द्वारा रिलीज की गई थी, जिसे आलोचकों की मिलीजुली समीक्षा मिली थी, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने दुनिया भर में $95 मिलियन की कमाई की। 44 इसके बाद उन्होंने डैनी बॉयल की साइंस फिक्शन थ्रिलर सनशाइन 2007 में अभिनय किया, जो मरते हुए सूरज को फिर से प्रज्वलित करने के एक खतरनाक मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह के बारे में थी। 45 इसने आम तौर पर अनुकूल समीक्षा प्राप्त की। रोजर एबर्ट ने लिखा कि कलाकार प्रभावी थे। वे लगभग सभी पेशेवर अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हैं, न कि एक्शन मूवी नायक। 46 47 2007 में उनकी अंतिम रिलीज बैटल फॉर टेरा थी, जो एक और विज्ञान कथा एनिमेशन थी, जो एक शांतिपूर्ण विदेशी ग्रह के बारे में थी, जो मानव जाति के विस्थापित शेष द्वारा उपनिवेशीकरण से विनाश का सामना करता है। इसका प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ। इसके बाद 2009 में व्यापक नाट्य विमोचन हुआ। 48 आलोचनात्मक स्वागत काफी हद तक मिश्रित था। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने 95 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 49% की स्वीकृति रेटिंग दी। 49 इवांस 2008 में इवांस थ्रिलर स्ट्रीट किंग्स में डिटेक्टिव पॉल डिस्केंट के रूप में दिखाई दिए, जिसमें सहकलाकार कीनू रीव्स, फॉरेस्ट व्हिटेकर और ह्यू ग्लोरी थे। 50 उन्हें द लॉस ऑफ ए टीयरड्रॉप डायमंड में लिया गया, जिसमें ब्रायस डलास हॉवर्ड और एलेन बर्स्टिन भी थे। यह टेनेसी विलियम्स की 1957 की पटकथा पर आधारित एक रोमांटिक ड्रामा है। इस फीचर को नकारात्मक समीक्षा मिली और द विलेज वॉयस आलोचक ने इवांस के प्रदर्शन को कैटेटोनिक कहा। 51 अगले वर्ष वे डकोटा फैनिंग और कैमिला बेले के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर पुश में दिखाई दिए। फिल्म विभिन्न अलौकिक क्षमताओं के साथ पैदा हुए लोगों के एक समूह का अनुसरण करती है। यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने इसे मूर्खतापूर्ण और जटिल बताया। 53 जबकि सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने कहानी की आलोचना की जिसका कोई मतलब नहीं है और भविष्यवाणी की कि इवांस इन दिनों में से एक दिन वह एक अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं। 54 2010 में इवांस सिल्वेन व्हाइट की द लॉसर्स में दिखाई दिए, जो डीसी कॉमिक्स छाप वर्टिगो की इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला का एक रूपांतरण था। 55 इवांस को कैप्टन जेक जेनसेन का किरदार निभाने के लिए आकर्षित किया गया था, क्योंकि चरित्र
चीजों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो जीवन से प्यार करता है और वह हमेशा एक मजाक की तलाश में रहता है। 56। हालांकि फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, द गार्जियन के आलोचक ने कलाकारों को उनके हवादार आकर्षण और इवांस की कॉमिक राहत के लिए प्रशंसा की। 57। इवांस एक अन्य कॉमिक बुक रूपांतरण एडगर राइट की स्कॉट पिलग्रिम बनाम द वर्ल्ड 2010 में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने रमोना फ्लावर्स के साथ 59-60 उन्होंने मार्क कैसेन और एडम कैसेन के नाटक पंचर में अभिनय किया, जिसे ह्यूस्टन, टेक्सास में फिल्माया गया था। फिल्म का प्रीमियर 2011 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में फेस्टिवल की 10वीं सालगिरह के लिए स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में हुआ था। 61। इवांस ने माइक वीस का किरदार निभाया है, जो असल जीवन में एक युवा वकील और ड्रग एडिक्ट था। रिलीज होने पर आलोचनात्मक स्वागत विभाजित था। एवी क्लब के आलोचक ने सोचा कि फिल्म शायद ही कभी वीस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रबंधन करती है। 62। इसके बाद इवांस को रोमांटिक कॉमेडी व्हाट्स योर नंबर 2011 में एना फारिस के साथ कास्ट किया गया, जो कि करिन बोसनाक की किताब 20 टाइम्स ए लेडी का रूपांतरण था। 2011 से 2017 कैप्टन अमेरिका और निर्देशन की शुरुआत। 2010 में इवांस ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र स्टीव रोजर्स बटा कैप्टन अमेरिका को चित्रित करने के लिए मार्वल स्टूडियोज के साथ एक मल्टीफिल्म डील के लिए हस्ताक्षर किए। 65-66 इवांस ने शुरू में इस हिस्से को ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें भूमिका लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मार्वल के आग्रह पर इवांस ने स्वीकार कर लिया और वह बाद में एक चिकित्सक को देखने गए। 16 क्यों? उन्हें चरित्र को चित्रित करना मजेदार लगा और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मार्वल अभी बहुत अच्छी चीजें कर रहा है। 67 रिलीज होने वाली पहली फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 थी। कहानी नायक का अनुसरण करती है, जो सुपरसैनिक कैप्टन अमेरिका में बदल जाता है और उसे रेड स्कल को विश्व वर्चस्व के लिए ऊर्जास्रोत के रूप में टेसेरेक्ट का उपयोग करने से रोकना चाहिए। 68 अपनी सकारात्मक समीक्षा में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने सोचा कि यह फिल्म 20वीं सदी के इतिहास पर एक नया मोड़ है और इवांस की भूमिका में प्रदर्शित आत्मविश्वासपूर्ण लेकिन सूक्ष्म उपचार की प्रशंसा की। 69 एक साल बाद उन्होंने द एवेंजर्स में चरित्र को दोहराया, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मार्क रफालो, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जोहानसन और जेरेमी रेनर जैसे बड़े कलाकारों की टुकड़ी थी। यह फीचर एक और व्यावसायिक सफलता थी। इसने $1.519 बिलियन की कमाई की और यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 70-71 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने फिल्म को 350 से अधिक समीक्षाओं के आधार पर 92% की अनुमोदन रेटिंग दी। 72 एवेंजर्स को सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन और सर्वश्रेष्ठ विशेष दृश्य प्रभावों के लिए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा नामांकन मिला। 73-74 2012 की अपनी आखिरी रिलीज के लिए उन्होंने हत्यारे रिचर्ड कुकलिंस्की के बारे में जीवनी फिल्म द आइसमैन में हिटमैन रॉबर्ट प्रोंग की भूमिका निभाई। 75 इस भूमिका में फिट दिखने के लिए इवांस ने विग पहनी और दाढ़ी बढ़ाई। 76 द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए डेविड रूनी ने इवांस के बहुमुखी प्रदर्शन की सराहना की, जो उनके कैप्टन अमेरिका व्यक्तित्व के विपरीत था। 77 विज्ञान कथा शैली में लौटते हुए इवांस को बोंग जूनहो की स्नोपियर्सर 2013 में कास्ट किया गया, जो कि फ्रांसीसी ग्राफिक उपन्यास ले ट्रांसपेरेनिज पर आधारित है। 78 बोंग शुरू में उन्हें कास्ट करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन सनशाइन और पंचर में इवांस के प्रदर्शन को देखने के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया, जिसमें एक संवेदनशील पक्ष दिखाया गया था। 79 कहानी स्नोपियर्सर ट्रेन में होती है, क्योंकि यह ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जलवायु इंजीनियरिंग के असफल प्रयास के बाद मानवता के अंतिम सदस्यों को लेकर दुनिया भर में यात्रा करती है। फिल्म को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था।
सैलून पत्रिका के आलोचक ने कलाकारों के प्रदर्शन को सनसनीखेज बताया था। 80 स्नोपियर्सर 2014 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की कई सूचियों में दिखाई दिया। 2014 में कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इवांस 2014 में इवांस ने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में अभिनय किया। 82 जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का सीक्वल है। फिल्म में कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर नामक एक हत्यारे का सामना करते हुए जासूसी एजेंसी शील्ड के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए ब्लैक विडो और फाल्कन के साथ सेना में शामिल होता है। मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2013 में शुरू हुई। 83 इवांस ने 3 महीने की शक्ति प्रशिक्षण और सभी लड़ाई दृश्यों को सीखकर तैयारी की। 84 85 पहली फिल्म की तरह इसे भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $714 मिलियन की कमाई की। 86 टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल ने सोचा कि इवांस कॉमिक बुक के चरित्र को जीवंत करने के लिए प्रभावशाली थे, बावजूद इसके कि कथानक थोड़ा बहुत जटिल था। 87 मार्च 2014 में इवांस ने कहा कि वह कम अभिनय करने पर विचार कर सकते हैं ताकि वह निर्देशन पर ध्यान केंद्रित कर सके। 90 उसी वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी बिफोर वी गो में अपना निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने एलिस ईव के साथ अभिनय भी किया। फिल्म 2 अजनबियों की कहानी बताती है जो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल में मिलते हैं और रातों-रात एक अप्रत्याशित बंधन बनाते हैं। इसका प्रीमियर 2014 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 91 न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचक बेन केनिन्सबर्ग ने कहा कि यह एक मध्यम प्रयास था और अभिनेताओं की केमिस्ट्री ने इसे देखने योग्य बना दिया। 92 उसी वर्ष उन्होंने प्लेइंग इट कूल में मिशेल मोनागन के साथ एक और रोमांटिक कॉमेडी में अभिनय किया। 93 94 2016 में उन्होंने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की अगली कड़ी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भूमिका दोहराई। 95 ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं, जिन्होंने क्रमशः दुनिया भर में $1.4 बिलियन और $1.1 बिलियन की कमाई की। 96 97 हॉलीवुड रिपोर्टर को बाद में पता चला कि सिविल वॉर के लिए उनका वेतन $15 मिलियन था। 98 इवांस ने 2017 में पारिवारिक ड्रामा गिफ्टेड में अभिनय किया, जो एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्चे के बारे में है, जो अपने चाचा इवांस और दादी लिंडसे डंकन के बीच हिरासत की लड़ाई का विषय बन जाता है। हालांकि फ्लोरिडा में सेट राज्य के $3 मिलियन के वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए जॉर्जिया में फिल्मांकन हुआ। 99 फिल्म को अनुकूल प्रतिक्रिया मिली। एम्पायर पत्रिका ने कहा कि इवांस ने एक पूर्वानुमानित कथानक के बावजूद दृढ़ विश्वास के साथ अपनी भूमिका निभाई। 100 उसी वर्ष उन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 101 क्रिस्टोफर रॉबर्ट इवांस जन्म 13 जून 1981 एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्होंने 2000 में ऑपोजिट सेक्स जैसी टेलीविजन सीरीज में भूमिकाओं के साथ अपना करियर शुरू किया। 2001 की नॉट अदर टीन मूवी सहित कई किशोर फिल्मों में अभिनय के बाद उन्होंने फैंटास्टिक फोर 2005 और फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर 2007 में मार्वल कॉमिक्स के चरित्र ह्यूमन टॉर्च की भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित किया। इवांस ने कॉमिक पुस्तकों और ग्राफिक उपन्यासों के फिल्म रूपांतरणों में भी काम किया। TMNT 2007, स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड 2010 और स्नोपियर्सर 2013। इवांस ने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 से लेकर एवेंजर्स एंडगेम 2019 तक विभिन्न मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU फिल्मों में कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाने के लिए व्यापक पहचान हासिल की। फ्रेंचाइजी में उनके काम ने उन्हें दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। एक कॉमिक बुक भूमिकाओं के अलावा इवांस ने ड्रामा गिफ्टेड 2017,
मिस्ट्री फिल्म नाइव्स आउट 2019, टेलीविजन मिनी सीरीज डिफेंडिंग जैकब 2020 और एक्शन फिल्मों द ग्रे मैन 2022 और रेड 1 2024 में अभिनय किया है। उन्होंने लाइटईयर 2022 में बज लाइटईयर और एनिमेटेड सीरीज स्कॉट पिलग्रिम टेक्स ऑफ 2023 में लुकास ली की आवाज दी, जिसमें उन्होंने अपनी लाइव एक्शन भूमिका को दोहराया। इवांस ने 2014 में रोमांटिक ड्रामा बिफोर वी गो के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया, जिसका उन्होंने निर्माण और अभिनय भी किया। इवांस ने केनेथ लोनेर्गन के नाटक लॉबी हीरो के 2018 पुनरुद्धार में ब्रॉडवे की शुरुआत की, जिसने उन्हें ड्रामा लीग पुरस्कार नामांकन दिलाया। प्रारंभिक जीवन। क्रिस्टोफर रॉबर्ट इवांस 2 का जन्म 13 जून 1981 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। 4 और वे पास के शहर सुदबरी में पले बड़े। 5 उनकी माँ लिसा नी कैपुआनो कॉनकॉर्ड यूथ थिएटर में एक कलात्मक निर्देशक है। 6, 7 और उनके पिता बॉब एक दंत चिकित्सक है। 8 उनके पिता आयरिश वंश के हैं, जबकि उनकी माँ आधी आयरिश और आधी इतालवी वंश की है। 9, 10, 11, 12 उनके माता पिता का 1999 में तलाक हो गया। 13 इवांस की 2 बहनें हैं, कार्ली और शन्ना, और एक भाई अभिनेता स्कॉट इवान। 8 वह और उसके भाई बहन कैथोलिक थे। 14 उनके चाचा माइक कैपुआनो ने 1990 से 1999 तक सोमरविले के मेयर के रूप में और 1999 से 2019 तक अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 15 बचपन में उन्हें संगीत थिएटर का शौक था और उन्होंने एक्टिंग कैंप में भाग लिया। उन्होंने संगीत में बाय बाय बर्डी में रैंडोल्फ मैकेफी की भूमिका निभाई। 16 उन्होंने और उनके भाई बहनों ने क्रिसमस के दौरान रिश्तेदारों के सामने प्रदर्शन भी किया, याद करते हुए कि मंच पर होना घर जैसा महसूस होता था। 16 हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष की शुरुआत करने से पहले इवांस ने गर्मियों में न्यूयॉर्क शहर में बिताया और ली स्ट्रेसबर्ग थिएटर और फिल्म संस्थान में कक्षाएं ली। 17 इवांस ने 1999 में लिंकन सुदबरी क्षेत्रीय हाई स्कूल से स्नातक किया। 5, 17 वह जेरेमी स्ट्रॉन्ग के सहपाठी थे। 18 आजीविका 1997 से 2004 प्रारंभिक भूमिकाएं। इवांस की पहली क्रेडिट उपस्थिति 1997 में बायोडायवर्सिटी वाइल्ड अबाउट लाइफ नामक एक लघु शैक्षिक फिल्म में थी। 1999 में इवांस हेस्प्रो के बोर्ड गेम मिस्ट्री डेट में टाइलर के लिए मॉडल थे। खेल के विशेष संस्करण में एक इलेक्ट्रॉनिक फोन शामिल था, जिसे इवांस को गेम बॉक्स पर बोलते हुए दिखाया गया है। 20 सितंबर 2000 में वह लॉस एंजिल्स चले गए और टोलुका झील के ओकवुड अपार्टमेंट में रहने लगे, एक परिसर जहां उन्होंने साथी युवा अभिनेताओं से मुलाकात की। 16 जब उन्होंने इस दौरान अपने अनुभव को याद किया तो उन्होंने कहा, आप बहुत सारे प्यासे लोगों के साथ कई अजीब संबंध बनाते हैं, लेकिन आप भी प्यासे लोगों में से एक है। यह एक अच्छा समय था। यह वास्तव में था। यह एले स्वागत समिति की तरह है। 16 उसी वर्ष इवांस ने एक टेलीविजन फिल्म द न्यूकमर्स में अपनी शुरुआत की। 21 एक पारिवारिक ड्रामा जिसमें उन्होंने जुड नामक एक लड़के की भूमिका निभाई, जिसे एक लड़की केट बोसवर्थ से प्यार हो जाता है। 22 इवांस ने टेलीविजन सीरीज ऑपोजिट सेक्स में भी मुख्य भूमिका निभाई थी, जो 8 एपिसोड तक चली थी। 2001 में उन्होंने नॉट अदर टीन मूवी में अभिनय किया। 25 जो किशोर फिल्मों की पैरोडी थी, जिसमें उन्होंने एक हाई स्कूल फुटबॉलर की भूमिका निभाई। 26 फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली। 27 28 लेकिन इसने घरेलू स्तर पर $38 मिलियन और विदेशों में $28 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में $66 मिलियन की कमाई हुई। 29 2004 में उन्होंने द परफेक्ट स्कोर में मुख्य भूमिका निभाई। 30 यह एक किशोर डकैती कॉमेडी थी, जो छात्रों के एक समूह के बारे में थी, जो ओसेटी परीक्षा के उत्तर चुराने के लिए एक कार्यालय में घुस जाते हैं।
फिल्म को आलोचनात्मक रूप से नकार दिया गया था। बीबीसी के मैथ्यू लेलैंड ने सोचा कि इवांस का प्रदर्शन नीरस था और कलाकारों में थोड़ी केमिस्ट्री थी। 31 उसी वर्ष उन्होंने जेसन स्टैथम, किम बेसिंगर और विलियम एच. मैसी के साथ एक्शन थ्रिलर सेल्यूलर में सहाभिनय किया। इवांस ने कॉलेज के छात्र रयान की भूमिका निभाई है, जिसे एक अपहृत महिला, बेसिंगर, को बचाना चाहिए। उसके बाद उससे एक फोन कॉल आता है। हालांकि फीचर को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। स्लैंट मैगजीन की समीक्षा में कहा गया कि इवांस खुद को पर्याप्त रूप से करिश्माई अग्रणी व्यक्ति साबित करते हैं। 32 2005 से 2010 सफलता। 2005 में इवांस ने स्वतंत्र नाटक फियर्स पीपल में अभिनय किया, जो डर्क विटनबॉर्न के 2002 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था। 34 उन्होंने लंदन 2005 में भी अभिनय किया, जो एक रोमांटिक ड्रामा था, जिसमें उन्होंने रिश्ते की समस्याओं वाले एक ड्रग उपयोगकर्ता की भूमिका निभाई थी। 35 लंदन को आलोचकों द्वारा नकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। वैरायटी पत्रिका ने इसे हानिकारक बताया और सोचा कि इवांस का चरित्र सबसे खराब था। 36 और फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने फिल्म को ड्रेक कहा। 37 अपनी पहली कॉमिक बुक भूमिका के लिए उन्होंने फैंटास्टिक फॉर 2005 में सुपरहीरो जॉनी स्टॉर्म बटा ह्यूमन टॉर्च का किरदार निभाया, जो इसी नाम की मार्वल कॉमिक पर आधारित थी। रिलीज होने पर विभाजित स्वागत के बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। 38 अपनी मिश्रित समीक्षा में वैरायटी के जो लेडन ने कलाकारों के प्रयासों की प्रशंसा की और सोचा कि इवांस ने करिश्माई ब्रेकआउट प्रदर्शन दिया। 39 2 साल बाद उन्होंने सीक्वल फैंटास्टिक फॉर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर 2007 में जॉनी स्टॉर्म बटा ह्यूमन टॉर्च की भूमिका को दोहराया। 40 टोरंटो स्टार के रॉब सलेम ने सोचा कि फिल्म पहले की तुलना में काफी सुधार थी, और शिकागो रीडर के आलोचक ने सोचा कि कलाकार सीक्वल को आगे बढ़ाने के लिए काफी मनोरंजक थे। 43 मई 2019 में अलबामा द्वारा मानव जीवन सुरक्षा अधिनियम लागू करने के बाद, जो राज्य में गर्भपात पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, इवांस ने बिल को बिल्कुल अविश्वसनीय कहा और यह लिखकर जारी रखा, यदि आप रो बनाम वेड के बारे में चिंतित नहीं है, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 147 जुलाई 2020 में उन्होंने ए स्टार्टिंग पॉइंट लॉन्च किया, एक वेबसाइट जो राजनीतिक मुद्दों पर अमेरिकी निर्वाचित अधिकारियों के छोटे साक्षात्कार प्रकाशित करती है, जिसका लक्ष्य राजनीतिक परिदृश्य में दर्जनों मुद्दों पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है। 149 अक्टूबर 2020 में इवांस ने अपने 2020 के राष्ट्रपति अभियान में जो बिडेन के समर्थन में एक आभासी धन उगाहने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। 150 उन्होंने 2021 के न्यूयॉर्क सिटी डेमोक्रेटिक मेरल प्राइमरी में माया विली का समर्थन किया। 151 परोपकार। इवांस क्रिस्टोफर हेवन का समर्थक है, जो बचपन के कैंसर से प्रभावित परिवारों को आवास प्रदान करने वाली एक चैरिटी है और संगठन को लाभ पहुंचाने के लिए धन उगाहने वालों में भाग लिया है। 152 2015 में उन्होंने और अभिनेता क्रिस प्रैट ने सिएटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में मरीजों का दौरा किया, जब दोनों ने एक शर्त लगाई थी जिससे अंततः अस्पताल के साथ साथ क्रिस्टोफर हेवन के लिए भी दान जुटाया गया था। 153 मई 2020 में इवांस ने फीडिंग अमेरिका, मील्स ऑन व्हील्स, वर्ल्ड सेंट्रल किचन और नो किड हंग्री जैसे संगठनों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने एवेंजर्स सहकलाकारों को शामिल करते हुए एक वर्चुअल फंडरेसर का आयोजन किया। 154 अगले वर्ष उन्होंने अपने एवेंजर्स सहकलाकारों के साथ एक चैरिटी फंतासी फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त करके क्रिस्टोफर हेवन के लिए $80,000 जीते। 155 फिल्मोग्राफी। मुख्य लेख, क्रिस इवांस के प्रदर्शनों की सूची। पुरस्कार और नामांकन। क्रिस इवांस द्वारा प्राप्त पुरस्कार और नामांकन। पुरस्कार वर्ष काम वर्ग परिणाम संदर्भ।
Broadway.com ऑडियंस अवार्ड्स 2018 लॉबी हीरो किसी नाटक में पसंदीदा अभिनेता जीत गया 156। क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स 2015 कप्तान अमेरिका शीतकालीन सैनिक एक्शन मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोनीत 157। 2016 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मनोनीत 158। ड्रामा लीग पुरस्कार 2018 लॉबी हीरो विशिष्ट प्रदर्शन पुरस्कार मनोनीत 159। किड्स चॉइस पुरस्कार 2015 कप्तान अमेरिका शीतकालीन सैनिक पसंदीदा पुरुष एक्शन स्टार मनोनीत 160। 2016 एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन पसंदीदा फिल्म अभिनेता मनोनीत 161। 2017 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मनोनीत 162। पसंदीदा बटकीकर जीत गया 162। पसंदीदा शत्रु मित्र रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ साझा मनोनीत 162। स्क्वाड कलाकारों के साथ साझा किया गया मनोनीत 162। 2019 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पसंदीदा फिल्म अभिनेता मनोनीत 163। पसंदीदा सुपरहीरो 2018 वर्तमान एवेंजर्स फिल्में और उससे आगे 2018 में उन्होंने सीक्वल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और वसंत 2019 में चौथे सीक्वल एवेंजर्स एंडगेम में अभिनय किया 102। इन दोनों का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने किया था। उन्होंने उन्हें एक साथ फिल्माने का इरादा किया था लेकिन जटिलताओं के कारण विचार को छोड़ दिया 103। इवांस ने स्वीकार किया कि उन्होंने और स्कारलेट जोहानसन ने फिल्मांकन से पहले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की पूरी स्क्रिप्ट नहीं देखी थी। उन्होंने कहा, हमें एक वास्तविक पेपर स्क्रिप्ट प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वे हमें या तो पेज या आईपैड पर बिट्स दे रहे थे। यह मुश्किल रहा है। 83। जबकि यूएसए टुडे ने कहा कि इवांस और सहकलाकार क्रिस हेम्सवर्थ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 105। जब अक्टूबर 2018 में एवेंजर्स एंडगेम का फिल्मांकन पूरा हुआ तो इवांस ने बताया कि यह भावनात्मक था। फिल्मांकन के आखिरी महीने में मैं खुद को हर दिन काम पर जाने दे रहा था और थोड़ा अभिभूत और थोड़ा उदासीन और आभारी था। आखिरी दिन तक मैं रो रहा था। मैं बहुत आसानी से रोता हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से रो रहा था। 106। चौथे सीक्वल ने दुनिया भर में $2.7 बिलियन की कमाई की। 107। और फिल्म निर्माताओं को द टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन द्वारा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे मनोरंजक फिल्मों में से एक बनाने के लिए प्रशंसा मिली। 108। 2023 में इवांस ने ट्रिप कुलमैन द्वारा निर्देशित नाटक लॉबी हीरो में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया, जो मार्च 2018 में हेलेन हेस थिएटर में सेकंड स्टेज थिएटर के पहले ब्रॉडवे सीजन के एक भाग के रूप में खोला गया। 109। द न्यूयॉर्क टाइम्स के बेन ब्रेंटली ने इसे शानदार ब्रॉडवे डेब्यू करार दिया और उनके प्रदर्शन को सुचारू गन्ना और धमाके का चमत्कार पाया। 110। इवांस को ड्रामा लीग अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 111। 2019 में इवांस ने नेटफ्लिक्स थ्रिलर द रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट में एक इजरायली मोसाद एजेंट की भूमिका निभाई। 112। जो 1984 से 85 में ऑपरेशन मूसा और ऑपरेशन जोशुआ की घटनाओं पर आधारित थी। 113। उस वर्ष के अंत में उन्होंने रियान जॉनसन की रेहे से फिल्म नाइव्स आउट में एक बिगरेल प्लेबॉय रैनसम ड्रिसरेल के रूप में अभिनय किया। 114। जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और दुनिया भर में $309 मिलियन की कमाई हुई। 115। 116। एनपीआर में लिंडा होम्स ने इवांस के प्रदर्शन के बारे में लिखा, उसे इस अमीर बच्चा की भूमिका में देखना एक विशेष उपचार है, जो असाधारण रूप से सुंदर और हंसमुख रूप से अप्रिय दोनों है। एक व्यक्ति केवल बुनना आकर्षण आक्रामक। 117। 2020 में इवांस ने डिफेंडिंग जैकब में अभिनय किया, जो इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एक एप्पल टीवी प्लस क्राइम ड्रामा मिनी सीरीज है। 118। उन्होंने एंडी बार्बर की भूमिका निभाई, जो एक सहायक जिला अटॉर्नी है जिसके बेटे पर हत्या का आरोप है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डैनियल फेनबर्ग ने इवांस के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह
मजबूत है और सहानुभूति और भय का सही माप बताता है। 11/9 उन्होंने एडम मैके की नेटफ्लिक्स कॉमेडी डोंट लुक अप में एक कैमियो किया था, जिसमें कलाकारों की टुकड़ी थी। 120 2022 में इवांस ने डिज्नी पिक्सर एनिमेशन लाइटईयर में शीर्षक चरित्र को आवाज दी। 121 122 जिसे ज्यादातर अनुकूल समीक्षा मिली। 123 125 126 इवांस ने निर्देशक डेक्सटर फ्लेचर की एप्पल टीवी प्लस एक्शन कॉमेडी फिल्म घोस्टेड 2023 में एना डी अरामास के साथ अभिनय किया। 127 द गार्जियन के बेंजामिन ली ने फिल्म और डी अरामास और इवांस के बीच केमिस्ट्री की कमी की आलोचना की। 128 उनकी अगली रिलीज नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा पेन हसलर्स को भी आलोचकों से खराब समीक्षा मिली। 129 130 इसके बाद उन्होंने एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला स्कॉट पिलग्रिम टेक्स ऑफ 131 में लुकास ली की अपनी भूमिका को दोहराया और डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 में कैमियो में जॉनी स्टॉर्म बटा ह्यूमन टॉर्च की भूमिका निभाई। 132 इवांस ने एक्शन कॉमेडी रेड 1 में ड्वेन जॉनसन के साथ अभिनय किया। 133 द हॉलीवुड रिपोर्टर इवांस आगामी फिल्म एवेंजर्स डूम्सरे के साथ एक अज्ञात भूमिका में एमसीयू में वापसी करेंगे, जो 2026 में रिलीज के लिए तैयार है। 135 व्यक्तिगत जीवन इवांस और स्कारलेट जोहानसन 2016 में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर यूएसओ हॉलिडे टूर में भाग लेते हुए। इवांस बौद्ध धर्म के अनुयायी है। 136 137 वह न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स के प्रशंसक है और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सीरीज अमेरिकाज गेम द स्टोरी ऑफ द 2014 न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स और अमेरिकाज गेम 2016 पैट्रियट्स का वर्णन किया है। 138 139 2015 में गिफ्टेड को फिल्माते समय इवांस ने एक स्थानीय पशु आश्रय से डोजर नामक एक कुत्ते को गोद लिया। 140 2022 में उन्हें पीपल पत्रिका द्वारा सेक्सिएस्ट मैन अलाइव नामित किया गया था। 141 इवांस ने पुर्तगाली अभिनेत्री अल्बा बैप्टिस्टा से 9 सितंबर 2023 को मैसाचुसेट्स के केप कॉड में एक निजी घरेलू समारोह में शादी की। 142 राजनीतिक दृष्टिकोण इवांस ने 2012 में समलैंगिक विवाह के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा, यह पागलपन है कि इस दिन और उम्र में लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह शर्मनाक है और यह दिल तोड़ने वाला है। यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि मैं समलैंगिक विवाह का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। 10 साल में हमें शर्म आएगी कि यह एक मुद्दा था। 143 अगस्त 2016 में उन्होंने मैसाचुसेट्स अटॉर्नी जनरल मॉरा हीली के राज्य के हमले के हथियारों पर प्रतिबंध के निरंतर प्रवर्तन का समर्थन किया। 144 इवांस ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया। 145 और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के मुखर आलोचक थे। रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो ये हमें देखने को मिली थी 15 नवंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट के अंदर। बाकी बजट की बात की जाए तो 200 से 250 मिलियन के डॉलर्स का इसका बजट था। मूवी ने जो एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिया वो 181.8 मिलियन का रहा। तो मूवी डिसास्टर रही, हिट नहीं हो पाई। बाकी एक्शन ज़बरदस्त रहा और OTT प्लेटफॉर्म पर ये फाइनली आ चुकी है। प्राइम वीडियो पर आप जाकर इसे एंजॉय कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।